जो कल थे वो आज नहीं हैं, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। होने ना होने का क्रम तो यूं ही चलता रहेगा। हम हैं, हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं प्रिया अपने कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी में स्वागत करती हूं और 8 बजे से 9 बजे तक आप लाइव रहेंगे मेरे साथ। तो सबसे पहले आपको बता देती हूं, डिस्प्ले करेंगे हम फोन लाइन खुल चुकी हैं और जैसे ही अतिथि के बारे में हम बताएंगे, विषय के बारे में बताएंगे, तो आप जल्दी से फ़ोन लगा लीजिएगा। 0755 भोपाल का कोड है और 266009180023300040 ये हमारा निःशुल्क सेवा यानी कि टोल फ्री नंबर है और आप लगा सकते हैं अगर चाहें तो। इसके अलावा चूंकि मैंने अटल जी की बात की थी और कल 25 दिसंबर था, बड़ा दिन था। क्रिसमस तो हमने मनाया ही, लेकिन अटल जी का जन्म दिवस भी हमने मनाया था। जी हाँ, बीते दिन की हम बात कर देते हैं। और दुनिया ने क्रिसमस डे मनाया तो पूरे भारत ने भारतीय राजनीति के युग पुरुष, असंख्य भाजपा कार्यकर्ताओं के पथ प्रदर्शक और हमारे प्रेरणा स्रोत पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को का जन्मदिन मनाया, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दी। और जब भी इनकी तस्वीर देखते हैं तो बस जबान से एक ही शब्द निकलता है कि एक थे अटल, सदैव अटल। और चूंकि मैं क्रिसमस की बात कर रही थी तो हमने बहुत सारे लोगों ने मिलकर कल का जो दिन था वो क्रिसमस के रूप में भी मनाया था। और आपको बता दें कि साल बीत रहा है और 25 दिसंबर के साथ ही काउंटडाउन तो खैर बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लेकिन अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं। और इसी के साथ साल का 360वां दिन अगर मैं कहूँ तो ये आज है। नए साल की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी के साथ नए साल की जब हम बात करेंगे, बहुत जोश और उत्साह के साथ नया साल मनाया जाएगा। बहुत सारे संकल्प लिए जाएंगे और उसी संकल्पों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे संकल्प तो हर साल ही तैयार हो जाते हैं, एक लिस्ट सी तैयार हो जाती है। लेकिन नए साल मनाने के साथ ही इस बात का वादा हमें आपसे, अपने आप से ही करना चाहिए कि हमने जो लिस्ट तैयार की है उनको कोशिश करेंगे कि हम उन संकल्पों को पूरा करें। और चूंकि ये मंगलवार है और हम बीते साल की बात कर रहे थे, क्रिसमस की बात कर रहे थे, तो संकल्पों की बात कर रहे थे, तो ये बता दें कि भारत विकसित, अगर संकल्प यात्रा की मैं बात करती चलूँ तो हम मना ही रहे। मध्य प्रदेश में ये यात्रा आ चुकी है और ये निरंतर बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका आगाज़ किया था और ये पूरे भारत में संकल्प लेते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा रहा है। मतलब जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा सके, इसके बारे में ये यात्रा निकल रही है। और जो लाभान्वित नहीं हो सके हैं वो डिस्प्ले लगाया जाता है, खूबसूरत सा एक ट्रक होता है और ये हम देख सकते हैं, हम आपको डिस्प्ले में भी बता रहे हैं। और उस ट्रक में वो प्रोजेक्टर चलता है और जो योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है ना, उन योजनाओं के बारे में भी उसको भली भांति बताया जाता है। और अब बात कर लेते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिवस को मनाने के लिए उल्लेखित किया था। आपको बता दें कि आज वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। जी हाँ, 26 तारीख को इस दिवस को मनाया जाता है। और बता दें कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर दरअसल प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने घोषणा की थी कि सिख गुरु के 4 साहिबजादे खालसा की शहादत को चिन्हित करने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को सम्मान देने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे, ये उल्लेखित करूंगी मैं, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, और सभी खालसा का हिस्सा थे। इस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह शहीद हुए। 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा नामक सेना का गठन किया था। और अब इसी के साथ बात कर लेते हैं, आज के ही दिन की बात हम करते चले जा रहे हैं। तो बॉक्सिंग डे भी मनाया जाता है, जो कि क्रिसमस के जस्ट सेकंड डे यानी कि आज 26 तारीख को मनाया जाता है। और बिल्कुल भी आप ये मत सोचिएगा कि बॉक्सिंग का अगर मैंने जिक्र कर लिया है तो बॉक्सिंग का इसमें उल्लेख करूंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। पश्चिमी देशों में, खास तौर पर यूके की अगर मैं बात करूं तो आज का दिन बॉक्सिंग डे के रूप में मनाया जाता है और क्रिसमस के दूसरे दिन, जैसा कि मैंने बताई दिया। और इसको नाम सुनकर लोगों को लगता है कि मैं किसी खेल के बारे में बात करूंगी, तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका संबंध बॉक्सिंग से ज़रा भी नहीं है। बस एक तरह का ये छुट्टी का दिन होता है जो आमतौर पर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देश जैसे कि जो कई कनाडा और अन्य देश हैं उसमें इसको मनाया जाता है। और अब
जाते जाते मतलब इस क्रम में एक राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की अगर बात ना करूं तो अभी की बातचीत तो अधूरी रह जाएगी। 2023 की घोषणा हो चुकी है। खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत के सबसे बड़े खेल सम्मान राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की मैं बात करें 2023 की घोषणा हो चुकी है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी को तो चुना ही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है। 3 खिलाड़ी जिसमें शूटिंग एकेडमी के ओलंपिक खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, पैरा कोनेन की खिलाड़ी प्राची यादव और मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकेडमी की पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में हॉकी इंडिया की स्टार प्लेयर सुशीला चानू के साथ ही इनको तो अर्जुन अवार्ड मिलेगा ही, इनके साथ ही भारतीय हॉकी टीम के कोच मध्य प्रदेश के शिवेंद्र सिंह जी को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के लिए तो ये साल जाते जाते एक महत्वपूर्ण रत्न दे गया। अब चूंकि रत्न की बात हुई है तो याद आ गया मुझे कल का बीता हुआ दिन जिसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ, तानसेन समारोह की मैं बात कर रही हूँ और रिकॉर्ड इसलिए कि कल के दिवस को जिस तरह से 1500 से ज़्यादा तबला वादक थे और जब एक साथ वो सुर छेड़े गए तो वाकई वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया। और कल के दिन की मैं बात करूं, ग्वालियर में इसका आयोजन हुआ था। राज्य सरकार ने तबला दिवस के रूप में इसको मनाया था। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं, चूंकि 26 तारीख आज हो चुकी, मैं बता चुकी 360वां दिन और अब ये आखिरी मंगलवार है। इस साल 2023 का आखिरी मंगलवार है। अब मतलब हम मिलेंगे तो 2024 में मिलेंगे। तो चलिए अब तिथि, विचार और इतिहास क्या कहता है वो भी आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले आज की तिथि क्या कहती है तो वो हम आपको बताएंगे। तिथि कह रही है विक्रम संवत 2080 अगहन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 26 दिसंबर। आज की तारीख 2023 साल और दिन है मंगलवार। आप सभी का दिन मंगलमय हो, यही शुभकामनाएं करता है दूरदर्शन परिवार। जिनके लिए आज का दिवस खास है, जन्म दिवस मना रहे हैं जो लोग, उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का एक विचार जो आपका पूरा दिन बनाएगा, तो मैं जो विचार लेकर आई हूं वो ये कहता है शुभ दिन के साथ आज का विचार कि उस काम को कभी मत छोड़ना जिसके बारे में आप हर दिन सोचते रहते हैं। यही मैं कह भी रही थी कि अगर आप कोई संकल्प लें तो वो दिमाग में चलते रहना चाहिए, तभी वो पूरा हो सकता है। इतिहास के पन्नों में और किस तरह से इस तारीख को दर्ज किया गया, चलिए आज के इतिहास से जान लेते हैं उसे। तो आज का इतिहास कुछ यूं कह रहा है। 1904 की बात करेंगे। दिल्ली से मुंबई के बीच देश की पहली क्रॉस कंट्री मोटर कार रैली की शुरुआत की गई। 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई। 2006 ऑस्ट्रेलिया के फिरकी गेंदबाज शेन वॉर्न ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेकर इतिहास रच दिया था। और आपको पता है, बहुत कम लोगों को पता है, इसलिए जानकारी दे देती हूँ कि राष्ट्रीय धन्यवाद नोट दिवस भी आज मनाया जाता है। तो आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद मैं प्रेषित करती हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस मंच से, कि आप लोगों का प्यार स्नेह लगातार मिल रहा है। आपके फीडबैक हमारे मेल आईडी पर मिलते हैं और बहुत सारे आप फ़ोन करते हैं, जिससे हम एक नई दिशा में अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और चलिए अब बिना देर किए विषय और विशेषज्ञ के बारे में बता दूँ तो आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनके बारे में हम बता देते हैं। ये एक ट्रेनी पायलट है। दिल की बात कहने का अंदाज शायरी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो सपनों की उड़ान भरता एक पायलट भी हमारे साथ होगा। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं हमारे पायलट साहब का, ट्रेनी पायलट देवव्रत पांडे। मैं इनको बोलूं, इनको प्यार से घर में भी और दोस्तों के बीच में देव कहा जाता है। इनके बारे में बता देती हूँ आपको। 2018 में सिविल एविएशन इंडस्ट्री इन्होंने ज्वाइन की थी। और ये इंटरेस्टिंग बात होगी कि ये इनके माता पिता बनाना तो इनको डॉक्टर चाहते थे, लेकिन ये बन गए पायलट। ये सफ़र कैसे आगे बढ़ा ये इनसे हम खुद ही चर्चा करते हुए जानेंगे। इन्होंने हालांकि नीट भी दिया था, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था, जब डॉक्टर की पढ़ाई आप करना चाह रहे थे, ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन एविएशन में जाने का इनका मन था। जैसा कि मैंने कहा कि संकल्प अगर साध लिया जाए तो सपनों को उड़ान मिल ही जाती है। देखिए कितना खूबसूरत परिवार है इनका। और आखिरकार कहते हैं ना कि अगर कोई समस्या है ना तो सीधे मम्मी के पास लेकर जाना चाहिए और माँ सारी समस्याओं का हल कर देती है। तो ये अपनी दरअसल सफलता का जो क्रेडिट है
वो माता जी को देते हैं। अब इन्हीं के साथ चूंकि थोड़ा सा अंदाज शायराना भी होने वाला है कार्यक्रम में, तो बिना देर किए हम स्वागत कर लेते हैं आमीन अली साहब का। और आमीन साहब के बारे में बताना चाहेंगे, सागर के रहने वाले हैं, लेकिन फिलहाल तो भोपाली अंदाज इनका देखने को मिलेगा। 8-10 सालों से शेर, गज़ल, नज़्म, कविता लिख रहे हैं। और इनकी पुस्तक का अगर मैं जिक्र करूं, आशियार जिद जिंदगी के और गुलशन शेरों का, ये प्रकाशित हो चुके हैं। सम्मान की अगर मैं बात करूं, 2014 में कैबिनेट मंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, 2020 में नगर पालिका द्वारा सम्मानित किया गया, 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय कवि के रूप में नगर परिषद शाहपुर अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी और परिषद द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया है। देश भर में प्रस्तुतियां दे चुके हैं और आज दूरदर्शन में मुझे ऐसा लग रहा है ये इनका पहला मौका है, जब दूरदर्शन में हम दोनों का ही पहला मौका है। तो बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। नोट दिवस की तरह आप दोनों को सबसे पहले धन्यवाद, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्यों ना आमीन साहब खूबसूरत शायरी से शुरुआत कर देते हैं, और ट्रेनी पायलट साहब है तो इन्हीं की तारीफ में कुछ कशीदे कर देते हैं। जी, मैं कल 25 तारीख थी, अटल जी का जन्मदिन था। हाँ। मैंने अटल जी के लिए सिर्फ एक शेर कहा था। बहुत सुंदर शुरुआत। क्योंकि उन्होंने एक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना निकाली थी। ठीक। तो उस वक्त मैंने कहा था कि तुमने पहाड़ काट कर रास्ते बना दिए। तुमने पहाड़ काट कर रास्ते बना दिए। कितने मुश्किल काम हमारे वास्ते बना दिए और तुमने पहाड़ काट कर रास्ते बना दिए। क्या बात है। ये अटल जी के लिए मैंने कहा था। जी। भाई साहब की बात है जो पायलट की आपने कहा था, तो उसके लिए मैं एक शेर कहता हूँ, भाई साहब के लिए भी है और आपके लिए भी, हमारे तमाम दर्शकों के लिए भी है, कि दुनिया वाले तो दुनिया की कहानी कहते हैं। दुनिया वाले तो दुनिया की कहानी कहते हैं। दुनिया वाले तो दुनिया की कहानी कहते हैं, हम उम्र के सफर को जिंदगानी कहते हैं। और जिस दौर में लाजिम है कुछ गुनाह, जिस दौर में लाजिम है कुछ गुनाह, बस उसी दौर को जवानी कहते हैं। वाह 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 वाह, कितनी खूबसूरत बात। इसी के साथ बातचीत को हम अब पायलट साहब के साथ आगे बढ़ा लेते हैं। जी। मैंने हिंट तो कर ही दिया दर्शकों को कि डॉक्टर बनते बनते पायलट बन गए थे, तो क्यों डॉक्टर क्यों नहीं? मैम ऐसा था कि जब मैं क्लास अपने 10th का एग्ज़ाम दे रहा था, तो एट दैट टाइम मैम मेरे को मैथ्स में कुछ बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। ठीक। बस मैम मैथ्स से बचने के लिए मैम मैंने बायो ले लिया था, बस यही एक वजह है। और मैम कोई मतलब आप देखेंगे कि मतलब आपने ये फील्ड क्यों चूज़ की, तो मैम सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे को पहले ये बात मालूम ही नहीं थी कि अगर आपको एविएशन में आना है तो आपको उसके लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट चाहिए। आपको बायो के आपको मतलब जैसे मैंने मैम साइंस फील्ड में था, तो मेरे लिए यह था कि साइंस के दोनों सब्जेक्ट सेम है, चाहे आप मैथ्स लिए चाहे आप जो फील्ड में मैं तो बायो में था, आप बायो लो। बट मैम जब मेरा नीट का मैंने जब आपका एग्ज़ाम दिया क्लास 12th के बाद, मैम मेरे जो परसेंटेज थे मतलब मैम क्या तो ओके आए थे, और मेरा मैम एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी लंबे टाइम से बचपन से मतलब सपना देखा था कि देवव्रत को डॉक्टर बनाना है। बट मेरा मैम पूछेंगे तो मेरा इंटरेस्ट उस फील्ड में देखेंगे तो नहीं था। जब मैम मेरा 12th हो गया तो मैंने मम्मी को बताया कि मैं कहते हैं एविएशन के इंटरेस्टेड हूँ। तो बोली कि तुमको कैसे क्या स्टार्ट करना है। मैं बोलूँ मेरे को मालूम तो है नहीं स्टार्ट कैसे करना है। सो मैं अपनी मदर का तो बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, उन्हीं ने इस फील्ड के बारे में एक्सप्लोर किया, और विद इन मैम 10 days उन्होंने मेरे को ये चीज़ को बताया कि मतलब हमको DGCA के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सबसे पहले मैम यहाँ आपके भोपाल में मैम एक वहाँ फ्लाइंग क्लब है, जिसको आके मैंने ज्वाइन किया, जहाँ से मैम मेरे को बेसिक डिटेल्स मिले, और देन मैम ये जो जर्नी है स्टार्ट हो गई, जिसको अभी भी मैं मतलब चल ही रही है, शुरू ही हुआ है, एज अ ट्रैवलर चल ही रहा हूँ। जहाँ तक मैंने सुन रखा है तीसरे लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। जी मैम। तो वो 2 लाइसेंस कौन से ये भी बता देते हैं, और ये तीसरा जिसके लिए अप्लाई किया है वो क्या कह रहा है? मैम एक्चुअली हमारा मैम जो फील्ड होता है एविएशन का, मैम जो पायलट वाला, इसमें मैम अलग अलग कैटेगरीज के पायलट आपके मैम होते हैं, लाइसेंस होते हैं। ठीक है। सो मैम ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरेस्ट हो कि क्या फील्ड में। जैसे मैम बेसिक लाइसेंस जो होते हैं आपका SPL एंड मैम आपका क्या कहते हैं FRTOL। सो मैम ये 2 लाइसेंस मैम सबसे बेसिक होते हैं, जो मतलब एक मैम जो एक बेसिक स्टूडेंट होता है उसको ये 2 लाइसेंस लेना पहले कंपलसरी होता है फ्लाई करने के लिए। सो मैम ये 2 लाइसेंस मेरे मैम अभी ले चुका हूँ। एंड मैम फ्यूचर में आपका मतलब मैम मेरा CPL करने का प्लानिंग है, जिसको लेके मैम मेरे जो पेपर्स है मैम वो मैं दे चुका हूँ PPL के अपने, जो मैम मेरे सारे क्लियर हो गए, और एट प्रेजेंट मैम मेरी फ्लाइंग चल रही है। हाफ फ्लाइंग हो गई, हाफ फ्लाइंग बची है।
बिल्कुल, अगला सवाल मैं रखूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ अतिथि जुड़ने वाले हैं फोन लाइंस पर। तो मैं स्वागत करती हूँ, डॉक्टर जगमीत चावला हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और चूंकि वीर बाल दिवस की मैं बात कर रही थी शुरुआत में, तो वो दिवस किस तरह से मनाया जाता है, मैम का स्वागत करते हैं और इस सवाल के साथ हम उनसे बातचीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम और बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत सारा दीदी को, दूरदर्शन को। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को पिछले साल से शुरू किया है मनाना। वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादे मतलब बेटों के समर्पित है। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और गुरु गोविंद सिंह जी को हम सरबंस दानी भी बोलते हैं। सरबंस दानी ने जिन्होंने अपना सब कुछ दान किया। तो कैसे सब कुछ दान किया? उन्होंने उनकी पिता की शहादत हुई। गुरु तेग बहादुर जी जो हमारे 9वें गुरु थे, उन्होंने हिंदू कश्मीरी पंडितों की जान बचाने के लिए, औरंगजेब से उनको बचाने के लिए चांदनी चौक में अपना शीश दिया। उन्होंने अपने चारों साहिबजादे, 4 बेटों की शहादत देखी और उन्होंने अपनी माता गुजरी की भी शहादत देखी। तो सरबंस पूरा परिवार न्यौछावर किया है इस देश पे, इस धरती पे। तो वीर बाल दिवस उनके छोटे साहिबजादों को आज के दिन शहीद किया गया। औरंगजेब के दरबार से ऑर्डर आया था। नवाब वजीर खान ने उनके दरबार में 2 दिन तक उनको बहुत सारे, जैसे बोलते हैं, तसीहे दिए गए, बहुत सारी लालच दी गई, बहुत सारे मतलब कभी डराया तो कभी धमकाया और कभी लालच दिए गए। और 9 साल और लगभग 6-7 साल बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, मतलब आप समझिए उम्र क्या होती है। 6 या 7 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है, 9 साल के बच्चे की क्या उम्र होती है। उनको लालच दी जाए कि आप धर्म कबूल कर लो, नहीं तो इस्लाम धर्म कबूल कर लो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, और अगर कबूल कर लोगे तो आपको बहुत सारे लग्जरीज दी जाएंगी। और उन्होंने एक नहीं मानी। तो ये जो दृढ़ विश्वास था कि नहीं, हम अपनी सेल्फ एस्टीम, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारी जो आइडेंटिटी है उसको नहीं गवाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए उनको जिंदा दीवारों में चिंदवा दिया गया था। सरहंस शहर में ऐसा किया गया और उन दोनों की शहादत की गई। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी कहना कि नवाब वजीर खान के दरबार में उनके एक असिस्टेंट थे, नवाब मलेरकोटला के नवाब कहा जाता है उनको। जी मैम। मलेरकोटला के नवाब के भाई और भतीजे की शहादत हुई गुरु गोविंद सिंह जी की लड़ाई का सामना करते हुए, उनकी आर्मी का सामना करते हुए। तो नवाब वजीर खान ने उनको क्या कहा कि देखो, तुम्हारे दुश्मन गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे छोटे साहबजादे हैं, ले लो इनसे बदला। मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद ने कहा नहीं, ये इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है और आप जो कर रहे हो वो भी इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ है। तो इसको हाय का नारा बोला जाता है। अपने धर्मों का सम्मान करते हुए वो अपने अधिकारों की लड़ाई। एग्जैक्टली, बिकॉज कोई धर्म नहीं बोलेगा कि आप किसी बच्चे की शहादत करिए। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम से हम स्टूडियो में भी कई बार बातचीत कर चुके, लेकिन इस बार अलग पहलू पर बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी जानकारी। डॉक्टर जगमीत चावला मैम हमारे साथ जुड़ी हुई थी, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ शेर के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये लिखना कब शुरू कर दिया था आपने? जैसे कि मैं अभी इनसे बात कर रही थी देव से, तो इन्होंने भी तय कर लिया था 10th में कि मुझे एविएशन में आगे बढ़ना है। तो आपको भी यूं ही लगा था कि मैं भी नज्म के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाऊंगा? मुझे लगता है कि ये सब गॉड गिफ्ट होता है। आपको एक शुरू से एक शौक होता है। हाँ। और उसके अलावा आपको दूसरी किसी चीज़ में उतना दिल नहीं लगता। हाँ। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं एक शेर कहता हूँ। हाँ। और ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे सीने में पूरी गज़ल लिख दी हो और मैं उसको कागज़ पे उतारता जाता। वाह, ये मेरा शौक है। और पुराने गाने सुनना और शायरी करना मेरे 2 शौक। आप गाने सुनने का शौक रखते हैं या गाने का भी रखते हैं? नहीं, गा तो नहीं पाते, पहले गाते थे। क्योंकि जो मैं शायरी भी करता हूँ कवि सम्मेलनों में, मुशायरों में। हाँ। तो वो तहत में पढ़ता हूँ, तरन्नुम में मैं उतनी अच्छी नहीं दे पाता। हाँ। मेरा जो खास लिखने का एक मकसद है वो ये होता है कौमी यकजहती, भाईचारा, सही, और सारे धर्म एक हैं या खुदा एक है। मैंने कहा 2-3 शेर आपकी नज़र करूंगा छोटे छोटे जी जी जी, कि
इस मिजाज के शेर बहुत कम आपने सुने हों। हाँ जैसे हमारा तिरंगा है 3 रंग का, हाँ बहुत से शेर अपन ने सुने कि मुझे तिरंगे के कफन में लपेटें या ये करें वो करें, लेकिन मेरा शेर सुनिए आप। जी बिल्कुल, स्वागत है। 3 रंगों पर है कि केसरिया पे केसर से हाँ, मैं राम लिखना चाहता हूँ। क्या बात है। केसरिया से केसरिया मैं पे राम लिखना चाहता हूँ। केसर से हम्म, मैं राम लिखना चाहता हूँ। हाँ हरे रंग पर हृदय से इस्लाम लिखना चाहता हूँ, और चांदी से चमकते सफेद रंग पर हाँ, सब शहीदों के नाम नाम लिखना। लिखना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात तो है। मैं इस मिजाज अलग का नजरिया, शेर मुझे उम्मीद है कि शायद नहीं सुना होगा अलग आपने। नजरिया, बिल्कुल। हमारे साथ ना कॉलर भी जुड़ते चले जी, जाएंगे जी, क्योंकि जी। लाइव प्रोग्राम है ये। जी। तो प्रदीप साहू भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका सवाल किससे है ये हम प्रदीप जी से ही जान लेते हैं। स्वागत है प्रदीप जी, सवाल रखिएगा। प्रिया एंड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कवि महोदय से हाँ। कि दिल की बात कहने के अंदाज और मन की बात कहने के अंदाज में फर्क क्या होता है। एक तो ये, ठीक है। दूसरा सचिन भाई से जो ट्रेनिंग पायलट है कि दोस्त अपन अक्सर ऐसा कहते हैं जीवन में कि यार हवा में मत उड़ो, हवा में मत उड़ो, लेकिन आप तो हवा में ही पहुंच गए। तो सही वो है। हवा में उड़ने में और वास्तविकता में हवा में पहुंचने में दोनों में कैसा फर्क महसूस करते हो। आदमी को जमीन पर रहकर हवा में उड़ना चाहिए कि नहीं उड़ना चाहिए। यदि वैसे देखें तो आप तो आकाश और उसमें विचरण कर रहे हो, वो ज्यादा है, आप तो हम लोगों से बहुत ऊपर हो दोस्त। तो वाह, आपका वाह, वाह। स्थान तो ऊंचा है, तो बहुत वो सुंदर कैसे कहते सवाल। हैं कि हवा में मत उड़ो, हवा में मत उड़ो। शुक्रिया थोड़ा बताओ, प्रदीप कैसा जी। महसूस कर रहे हो। समझ गई, बहुत सुंदर सवाल किया चलिए आपने। मैं पहले आपसे शुरू जी, करते जी, हैं। जी, मैं दोनों बातों का जवाब दे देता हूँ। हाँ एक तो आपने कहा, पहली बात तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझसे क्वेश्चन किया जाए कि दिल की बात और मन की बात, हाँ। तो ये दोनों बातें एक हैं। दिल और मन एक ही बात है। हम्म, दूसरा सवाल भाई साहब से किया उन्होंने उड़ने का, हाँ तो इस पर एक मैंने गजल कही है, तो उसका एक कथा में जरूर दोनों बातों का जवाब भी हो जाएगा कि झूठ से दागदार कभी सच्चाई नहीं होती। झूठ से दागदार झूठ से दागदार कभी सच्चाई नहीं नहीं होती, हाँ, और प्यार से बेहतर कोई अच्छाई नहीं होती। नहीं होती। जितना ऊंचा तुझे उड़ना है उड़, उड़ जमीन से ऊंची कोई ऊंचाई चाई नहीं। नहीं होती। क्या बात है। अब जवाब के साथ मुझे लगता है क्या वाकई ये जमीन से जुड़े हुए थे, या क्योंकि ग्लैमरस फील्ड है, Yes. ग्लैमरस मतलब पायलट को तो वैसे भी बोलते हैं ना कि सबकी निगाहें होती हैं पायलट पर जब वो प्लेन में चढ़ता है। तो क्या वाकई जमीन पे होते ही होंगे पे? यस मैम, अगर आप देखेंगे तो जो बात सर बोल रहे थे कि मतलब हम लोगों को ये मतलब एक बात बोली जाती है, मतलब हवा मत उड़ो, हाँ ये बात सही है। मुहावरा But अगर- है तो ये हाँ, ये तो मुहावरा है। जनरली। बट मैं क्योंकि बचपन से ही जमीन से जुड़ा रहा हूँ, मेरे जो पेरेंट्स ने हमको यही सिखाया, इसी वजह से मैं इस फील्ड में जा पाया। दर्शकों को बता देते हैं, जी, मैम। सोशल वर्कर हैं वो, जाने जी, जी, माने जी, दोनों जी, माता मैम। पिता देव साहब के। जी जी, और मैम रही बात मैम ये कि आप लोग उड़ते हो, तो मैम ये मतलब हम लोग मैम अपने आप को लकी मानते हैं कि मतलब भगवान ने हमको ये लायक समझा कि वर्ल्ड में केवल 0.10% लोग ही ऐसे हैं सही बात। जो फ्लाई कर सकते हैं। और मैम आज मैम वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है, खासकर इंडिया की, कि जिनके लिए मैम एक मैम एक जो हमारा जो एयरक्राफ्ट होता है उससे मैम बैठना, उसको देखना ही मैम एक बहुत बड़ी बात है। तो मैम हम लोग तो लकी हैं कि मतलब भगवान ने और हमारे जो मतलब लकी तो आप है Parents ही, क्योंकि एक और सवाल आपके लिए आ गया। अच्छा। हमारे साथ भोपाल से आशीष खरे जी जुड़ गए हैं। आशीष साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, और सवाल रख लीजिएगा। मेरा सवाल ये था कि महिलाओं के हिसाब से आने वाले समय में पायलट और ये उड़ान के क्षेत्र में क्या संभावना है केरियर दृष्टि से? जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जो सर का क्वेश्चन था, तो मैं सर को बताना चाहूँगा कि सर हमारे इंडिया में मैक्सिमम पायलट्स जो हैं वो मैं आज के रेट में जो लेडी पायलट्स वो मैक्सिमम है 60% से ऊपर हैं, और पूरे वर्ल्ड में हमारा इंडिया से लीड कर रहा है अभी मैम। वाह। और अभी मैम मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि मैं भी मैम अपने जो फील्ड में हूँ, तो मेरे मैम जो आपका मैम जो वो एक क्लब है मैम जहाँ मैं फ्लाई करता हूँ, मैक्सिमम मैम हमारे इंस्टीट्यूट में जो बच्चे हैं वो मैम गर्ल्स ज़्यादा हैं बॉयज़ से ज़्यादा। और ये बात एकदम सही है कि फ्यूचर जो आने वाला फ्यूचर जो बोलते हैं कि महिलाएं कहीं पीछे नहीं है, तो अब तो मैम ये बात एकदम सच हो चुकी है।
इवन मैं भी बहुत सारी सुनिए जो ना, नॉलेज मेरे है मन में ना एक सवाल उठ रहा है। जी। एक ना पायलट जो है ना, एक पायलट शायद आप भी जानते होंगे, बहुत रील्स बना रहे हैं, बहुत ज्यादा उनके वीडियोस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैं वो अपने जो पैसेंजर होते हैं उनको हाँ, एंटरटेन करते हैं शुरुआत में, जी, जी, मतलब जी, फ्लाई करने से पहले। जी, मैम। आपको एक्टिंग का शौक है, सिंगिंग का शौक है, और अब मैं बताती जाऊंगी जी, जी, दर्शकों मैम। को, रोलर स्केटिंग वगैरह सब में तो हाथ आजमा लिया है आपने। तो आप भी ऐसा कुछ करते हैं इंटरेस्टिंग वे में, अपने पैसेंजर को पहले एंटरटेन करते हैं, फिर कभी सोचा इस वे में जाने के बारे में? एक्चुअली मैम मैंने ये मैम नहीं मैम, एक्चुअली क्या होता है मैम ना, जो बातें मैम हमको मूवीज़ में या मैम रील्स में बताई जाती है, रियल वर्ल्ड में ऐसा मैम एग्जिस्ट नहीं करता है। ध्यान क्योंकि से मैम सुन हमारे क्योंकि मैम एक जो आपका एयरक्राफ्ट होता है, हम उसके मैम कैप्टन होते हैं, और मैम जो कैप्टन होता है उसके ऊपर मैम सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है। सो इस प्रकार के मैम चीज़ें हम लोग नहीं सोच सकते वंस यूर ऑन द एयरक्राफ्ट। सो मैम एक बार हम जब एयरक्राफ्ट में होते हैं तो हम आपके कैप्टन हैं और आप हमारे पैसेंजर हो, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी हमारी है, एंड आपको भी वही करना है जो हम चाहेंगे, क्योंकि हमने उस चीज़ को लेके जो बेसिक ट्रेनिंग है वो हमको मैम पूरी दी जाती है। सो जो बात आप बता रहे हैं मैम, जब मैम आप मतलब उस फील्ड में नहीं हैं, जब आप मतलब ऑन द ग्राउंड हैं, तो वो समय ठीक है मैम, हम लोग क्या होता है एंटरटेनमेंट के लिए सब चीज़ें कर सकते हैं। अच्छा, महिलाओं का भी जिक्र हुआ था, हाँ, तो जी मैम। एविएशन में कौन कौन सी ब्रांचेस है जहां महिलाएं जा सकती हैं? मैम सबसे पहले तो मैम जिस फील्ड में मैं हूँ मैम, पायलट ट्रेनिंग ये है ही मैम। इसके अलावा मैम आपका जो मैम बहुत सारी चीज़ें मैम हैं, जैसे कि मैम आपका आगे क्या होता है ATC मैम कंट्रोल जो होता है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। जो मैम आपका आजकल मैम बहुत सारी एयरलाइंस इंडिया के अंदर आ रही हैं। इंजीनियरिंग वगैरह? मैम आपका एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एक होता है मैम, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड जो मैम अपना बहुत सारी चीज़ें मैम एक और सवाल, फिर जी मैं शायर साहब के पास आ जाऊंगी। कभी डर नहीं लगा, क्योंकि इतनी सारी जब हम नेगेटिव खबरें भी जब पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन में डर बैठ जाता है, और आप कोई ऐसे बहुत ज़्यादा अनुभवी नहीं है, तो इस कम उम्र में डर बहुत जल्दी गहरे बैठ जाता है। तो इस डर को भगाने के लिए या इस डर को दिमाग पर न बैठाने के लिए कुछ करते होंगे? मैम मैं अपना मैम बताऊं तो मैम मेरे को क्लास 6th में मैम मेरी मदर ने जो मैम बहुत सारी चीज़ें सिखाई, जैसे मैंने आपको बताया था मैम। सो मैम चाहे मैम मैं स्विमिंग सीखने गया हूँ तो वहाँ एक डर निकल गया। पैराग्लाइडिंग मैम मैंने सीखी थी तो हम हाइट का डर निकल गया। सो मैम ऐसा है कि मैम रिस्क तो मैम आप जो फील्ड में जाएंगे वहाँ पर है। हम एक रूम में बैठे तुम्हारे सर के ऊपर, तो ये जो छत वो भी गिर सकती है। कितना खूबसूरत जवाब आपने संक्षिप्त में दे दिया मेरे सवाल का। हमारी एक और अतिथि जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात हो रही थी, तो शिवेंद्र सिंह सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। हॉकी के कोच हैं शिवेंद्र जी, जिनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल रहा है। थैंक यू मैडम। सर क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि, और इसके साथ दरअसल आप लोगों ने बहुत सारे नए खिलाड़ियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। जी बिल्कुल, जैसे अवार्ड मिलते हैं तो बहुत गर्व की बात होती है स्टेट के लिए, और ये आई थिंक हॉकी में फर्स्ट द्रोणाचार्य मिल रहा है एमपी में जी। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैंने शुरुआत की है हॉकी में भी, और कई रास्ते खोले हैं। कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में और अच्छे प्लेयर्स को निकाल के जी इसको आगे लेके जाऊं, इसको और जिम्मेदारी से अच्छे से निभाऊं मैं। बिल्कुल। अगर मैं महिलाओं के हॉकी में योगदान की बात करूं तो क्या कहना चाहेंगे अब मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए, महिला हॉकी खिलाड़ी? महिला हॉकी खिलाड़ी काफी अभी काफी हमारी टीम में आ रहे हैं। हमारे एमपी एकेडमी से काफी प्लेयर्स नेशनल कैंप में आ गए हैं। काफी अभी डेवलप हो रही है हॉकी एमपी की, और काफी प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। अभी इशिका चौधरी लड़की है जो भी करंट इंडियन टीम में खेल रही है एमपी की। एमपी एकेडमी के कारण काफी लड़कियां हमारी नेशनल टीम में आ रही हैं। बिल्कुल। अगर कैनोइंग की मैं बात करूं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम वक्त में इस वाटर स्पोर्ट्स ने बहुत अच्छी जगह बना ली। अगर प्राची यादव के साथ साथ में तोमर जो थी एक बच्ची जिसको अच्छा अवार्ड भी मिला और मध्य प्रदेश सरकार ने भी उसको सम्मानित किया था, तो मतलब अब अलग अलग खेलों में अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को स्थापित करते चले जा रहे हैं खिलाड़ी। अर्जुन अवार्डीज की अभी की मैं बात कर लेती हूँ प्राची यादव की, तो जी बिल्कुल, हर स्पोर्ट्स में ये देखिए, कैनोइंग हो गया, शूटिंग हो गया, हॉकी हो गया, बॉक्सिंग, हर स्पोर्ट्स में अब एमपी में काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और लड़के आगे बढ़ के आ रहे हैं।
अभी कॉमनवेल्थ में देख लीजिए, एशियन गेम्स में देख लीजिए, कितने हमारे प्लेयर्स थे जो मेडल जीत के आए हैं, पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे धीमे धीमे नंबर्स हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। नेशनल गेम्स में भी हम 3rd नंबर पे थे। तो अच्छी बात है, हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं, डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रहे। स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबे तक हम लंबा सफर आराम से तय कर सकते हैं और काफी अच्छी पोजीशन पे हम होल्ड भी कर सकते हैं जाके नंबर 1। बिल्कुल। शिविर सर, एक ऐसा सवाल जो मुझे लगता है जिसका जवाब देने से कई सारे पहलू निकलेंगे। हॉकी के बीच में स्थिति थोड़ी सी दयनीय थी, लेकिन आप जैसे लोगों ने उसको संभाल कर रखा, उसकी कमान को, और यही शायद उसका परिणाम है कि आज द्रोणाचार्य अवार्ड के साथ शिवेंद्र जी ने मध्य प्रदेश को भी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। क्या कहेंगे? जी मैडम, बिल्कुल। बीच में थोड़ा सा हमारे हॉकी में थोड़ा सा डाउनफॉल आया था क्योंकि हमारे पास ग्राउंड्स नहीं थे। मगर वापस एमपी में जैसे हमारे एमपी गवर्नमेंट ने काफी अच्छा साथ दिया, इसमें हमारे लिए ग्राउंड्स प्रोवाइड कराए। 5-6 टर्फ नहीं लगाए, 6-7 टर्फ, 3 जैसे 2 भोपाल में लगाए, 1 ग्वालियर, इंदौर, हर जगह, जबलपुर, हर जगह टर्फ लगा के वापस से हॉकी को ऊपर लाने के लिए कोशिश किया, जिससे रिजल्ट भी मिल रहा है। अभी हमारे लड़के कैंप में आ रहे हैं, हॉकी में वापस में है। जैसे मेरे को द्रोणाचार्य के लिए सिलेक्ट किया गया। आगे भी लड़के कैंप में आएंगे तो अर्जुन अवार्ड और आगे अच्छा फ्यूचर बिल्कुल आने के चांसेस। बिल्कुल, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शिवेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हॉकी कोच जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो अब हम वापस आ जाते हैं, थोड़ा सा और शायराना अंदाज, थोड़ी सी नज्म। तो जब आपने पहली बार जो पंक्ति लिखी होगी और जब मंच पर सुनाया होगा, वो अभी जहन में है? बिल्कुल। अरे वाह, तो उसको ही सुना दीजिए। और वो कैसे लिखी गई थी, क्यों लिखी गई थी, कब पढ़ी गई थी? वो एक शेर मैंने कहा था और हमारे उस्ताद थे, फिर उनको मैंने दिखाया। एक ही शेर मैंने कहा था कि टूट भी जाऊंगा तो सवर जाऊंगा, टूट भी जाऊंगा तो सवर जाऊंगा, टूट भी जाऊंगा तो सवर जाऊंगा, मैं तो शायर हूँ किताबों में बिखर जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। और तुम मुझे मिटाओगे तो कैसे, मैं लफ्ज बन के सीनों में उतर जाऊंगा। ये शेर मुझे याद है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। उसके बाद फिर जब आपने प्रकाशित की, आपकी जो किताब आई थी, उस किताब को लिखने के पीछे का सफ़र कैसा रहा? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर कविता और नज्म, इसकी मैं बात करना चाहूँ, शायरी, इन सब में अंतर क्या क्या होता है? इनमें देखिए बड़ा अंतर है। कविता बहुत सरल है, शायरी एक प्योर शायरी, जो प्योर शायर होता है उसे एक लंबा वक्फा, जिसको अपन कहते हैं, कि उसमें तलफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, जैसे पहले मैं कहता था ज़मीन, ठीक है, लेकिन जब मैंने अपने उस्तादों से पूछा या मुझे पता चला कि ज़मीन नहीं है, उसको ज़मीन कहेंगे। ओके। अपन कहते हैं मैं एक गज़ल सुना रहा हूँ, तो ये उर्दू शायरी के लिहाज से ये आपका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है। अच्छा। आप कहेंगे मैं गज़ल, गजल, गज़ल। वाह, कहाँ आपको इस तरह, जबकि इस तरह जैसे जिंदगी नहीं है, जिंदगी है। तो खुद कुशी नहीं है, खुद कसी। अच्छा, तो इस तरह के जो अल्फाज हुआ करते हैं। कविता में ज़्यादातर इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, हालांकि मैं कविताएं भी लिखता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर कवि सम्मेलन होते हैं। हाँ, और मैं महाराष्ट्र के नागपुर में भी पढ़ चुका हूँ, नोएडा में भी पढ़ चुका हूँ, एमपी के तो सारे डिस्ट्रिक्ट में पढ़ चुका हूँ। हाँ, और बड़े बड़े हासिम फिरोजाबादी हैं, आप जानती होंगी, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, हास्य के बहुत बड़े कलाकार। हाँ, मैं उनके साथ पढ़ चुका हूँ। हाँ, अनामिका जयनंबर के साथ गड़ाकोटा में माननीय मंत्री गोपाल भार्गव जी ने जी, कार्यक्रम जी, करवाया जी, था, मैं बिल्कुल। उसमें भी पढ़ मतलब चुका हूँ। तमाम तरह के मंचों पर आप आसीन रहे मैं और पढ़ चुका सुशोभित हूँ। किया। आकाशवाणी का भी मैं पुराना हूँ, आपके दूरदर्शन पर जरूर मुझे पहली बार मौका मिला है। और मैंने हुस्ना जी से कहा है कि अब ये सफर भी यहाँ से चल निकलेगा। मुशायरा हो तो मुझे जरूर मौके दें। जरूर। हाँ, आजकल ये समस्या जरूर आ रही है कि मंचों की व्यवस्था नहीं है कवियों के लिए। अच्छा, मंच उपलब्ध नहीं हो पाते, ये है। गोष्ठियाँ कर लेते हैं, 8-10 कवि इकट्ठे हो जाते हैं, अपना एक दूसरे का सुना दिया, हाँ, खुद ही ताली बजा ली, खुद ही खुश हो लिए। लेकिन जो ऑडियंस में सुनाने का मजा है, कुछ वीडियोस हैं मेरे पास, जो ऑडियंस से, जब आप अनजानी जगह जाते हैं, हाँ, 10,000 की बिल्कुल ऑडियंस, सही।
जिनको आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानते, बिल्कुल सही। लेकिन जब आपके वो शेर पर तालियां बजाते हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं दरअसल वो। तो उस खुशी का, उस बिल्कुल। तसल्ली का, उस सुकून का दौलत से कहने वाले को मजा ही तब आता है जब हाँ। सुनने वाले वहां मौजूद दौलत होते हैं। से कोई पैमाना बिल्कुल नहीं है सही। कि उसको लेकिन ये ना बहुत पाया गहरी जाए। बात है, मुझे ऐसा लगता है हर कोई नहीं समझ पाएगा, जी। लेकिन समझने की कोशिश तो की जा सकती है। पायलट साहब आपके पास आ जाते हैं। आपको मैं बता ही रही थी कि बहुत सारे तमाम तरह की हॉबीज हैं, लेकिन चुना आपने इस फील्ड को था। जी मैम। इसको इसीलिए चुना था कि आपको लगता है कि मैं पायलट बनूंगा, बहुत ग्लैमरस ये फील्ड है, इसीलिए मुझे इसको, मैं पहले इसका आंसर ले लूं आपसे या फिर अपने अतिथि से बात कर लूं? मैम प्रोग्राम आपका, जैसा आप चाहें। देखा, ये है सहज और सरल। मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, और हम उनसे बात कर लेते हैं। चूंकि ठंड का जैसे ही समय शुरू होता है तो इंसानों को भी ये ठंड बहुत खूबसूरत लगती है, तो वहीं पक्षियों की अगर मैं बात करूं, परिंदों की अगर मैं बात करूं, तो भारत की तरफ आकर्षित होते हैं। मनीष सर, स्वागत है आपका, क्या कहेंगे मेरे इस सवाल पर? बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे एक मौका दिया। और जैसा कि आपने कहा कि शीत ऋतु की शुरुआत हो चुकी है, और इस समय शीत ऋतु में हमारे भारत देश में और खासकर भोपाल में काफी संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। और इस वर्ष थोड़ा सा जो आगमन है वो डिले हुआ है। रीजन में भी जो अभी यूक्रेन और इधर का युद्ध चल रहा है इजराइल वाला, उस वजह से। पर काफी संख्या में अब हमारे बड़ी झील में और जो वाटर सोर्स बॉडीज हैं आसपास की, उसमें हमें जलीय पक्षी या प्रवासी पक्षी देखने को मिल रहे हैं। इनमें विशेषकर रेड क्रस्टेड पोचार्ड, कॉमन कूक, बार्ड, बारटेल्ड, गॉडवेट, बार हेडेड गूज, ये काफी, मतलब कुछ नहीं तो अभी हमारे पास जो हमारे शहर में करीबन 40 से 50 तरीके के प्रवासी पक्षियों का आगमन हो चुका है। एक सवाल मेरे दिमाग में हमेशा उठता है, क्या जो वातावरण भारत का पहला था अपने प्रवासी पक्षियों को खींचने का, उस वातावरण में अंतर आया है और उनकी इसी वजह से उनकी संख्या भी कम हो गई हो? देखिए, वातावरण में फर्क तो आया है, पर वातावरण के फर्क से ज्यादा जो ह्यूमन, जो लोगों का, जो आदमियों का जो दखलंदाजी है इन पक्षियों के क्षेत्रों में, वह ज्यादा इफेक्ट करता है। और दूसरा जो प्रदूषण है, हमारे जो वाटर बॉडीज में जो प्रदूषण फैल रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कि पक्षियों का आगमन हमारे शहरों में या हमारे देश की तरफ कम हो रहा है। टेम्परेचर या वातावरण जो है वो एक सवाल तो ओवरऑल पूरे विश्व में ही इस चीज का एक चिंताजनक विषय है। इस और हमारे को या विश्व में सभी सरकारों को या सभी देशों को देखना चाहिए। और कुछ संस्थाएं इस पे और सरकारें काम भी कर रही हैं, पर इस पे कुछ ज्यादा विशेष रूप से सीरियसली ध्यान देने की जरूरत है। तब जाके हम कहीं इन प्रवासी पक्षियों का आगमन कंटिन्यू अपने शहर की ओर कर सकेंगे, नहीं तो दिन ब दिन ये धीरे धीरे कम होते जाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मुझे लगता है आपकी बातचीत जरूर जो सब लोगों तक पहुंची होगी। क्या कहना चाहेंगे, कोई मैसेज या कोई सुझाव उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए? देखिए, जो भी हम नेचर प्रेमी या पक्षी प्रेमी या वाइल्ड लाइफ से जो जुड़े हुए लोग हैं, हमें सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि हमें आसपास का जो वातावरण प्रदूषण है इसको कम करना होगा। उसके लिए हमें जो भी प्रयास अपने स्तर पे कर सकते हैं वो करना होगा। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठना या प्रशासन से ही सिर्फ उम्मीद करके अगर हम इस चीज को उम्मीद करें कि ये हम रोक सकेंगे तो ये संभव नहीं है। मैन टू मैन इस चीज पे हमें ध्यान देना होगा। सरकारों को भी और प्रशासन को भी इस ओर विशेषकर ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार जनरली इन सब चीजों पे नियम कानून तो बनाती है, पर उस पे फॉलो तो हम ही को करने हैं। बिल्कुल नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही मनीष सर। अगर हम कहीं किसी चीज पे बात करने जाते हैं तो आपसी तालमेल जो विभागों का नहीं है। अगर हम कोई चीज को कंप्लेंट करते हैं तो जनरली हमें ये सुनने मिलता है कि ये हमारे विभाग का काम नहीं है।
बिल्कुल पूरी कोशिश करेंगे, आपके इस खूबसूरत मैसेज को लोगों तक पहुंचाया जा चुका है। अभी सजीव जुड़े भी हैं लोग हमसे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी से हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जी। तो सब प्रयास करेंगे। पायलट साहब, मैं रीडिंग राइटिंग इन सब की, राइटिंग से याद आया, आपको लिखने का शौक है? जी मैम, लिखने का शौक भी है और मैम डिबेट का भी शौक है। हाँ, पढ़ा मैंने। डिबेट तो अपन कर ही रहे हैं। डिबेट नहीं, ये तो चर्चा है, मुझे ऐसा लगता है। क्या लिखने का कहेंगे? शौक मैम ऐसा है कि जैसा सर का मैम ये लेवल का तो नहीं है हमारा, लेकिन मैम ठीक ठाक लिख लेते हैं। तो कुछ ऐसा लिखा हो जो हमेशा जहन में रहता है। मैंने इनका स्टेटस पढ़ा है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और अच्छा बताइए, ऐसा कुछ, ऐसी लेखनी। मैम जैसे कि आपने ये वाला भी मैम जो बात बोली, जो मैम मेरा मैम ये स्टेटस लास्ट मैम 2 महीने से मैम मैंने लगाए हैं। सो मैम देखिए मैम, मेरा मैम मन में जो था क्लास 12th में था कि मेडिकल का डॉक्टर बनना है। मैम बहुत स्ट्रेस था, सच बताऊँ तो। मैम मतलब ये बात का स्ट्रेस नहीं था कि एग्जाम पास करना है, मैम ये बात का स्ट्रेस था कि मैं घर में कैसे बताऊँ मेरे को इस फील्ड में नहीं जाना है करके। हाँ, और जो मैम उस वक्त की प्लानिंग थी कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। किसने तो कही है ये पंक्तियाँ? मैम क्या बोलते हैं मैम, डॉक्टर हरिवंश राय जी, बच्चन हरिवंश साहब ने बच्चन जी ने कही बोली है। थी। कितनी फेमस लाइन है और कितनी सटीक लाइन भी सटीक है। लाइन है जी मैम। लेकिन अगर मन का नहीं होता, मान लीजिए अगर आप डॉक्टर बन जाते, मैं आप ही की पंक्तियों से जी आपके मैम, आपके जी सामने इस सवाल को रखती जी हूँ। मैम। मन का नहीं होता तो क्या डॉक्टर, बोलते ना कि अगर मैं इंजीनियर बन भी जाऊंगा पापा तो बहुत खराब इंजीनियर बनूंगा, ये मैं लाइन हमेशा बोलती हूँ अपने प्रोग्राम में। मैम डॉक्टर बनता तो मैम वो समय मैम मेरे ऊपर सबकी जिम्मेदारी उतनी होती जितनी आज है। अंतर बस मैम ये रहता कि मैं मन से खुश नहीं होता उतना जितना आज हूँ। खुश रहना बेहद जरूरी खुश है। रहना बेहद जरूरी। ये अकेले डॉक्टर बन जाते तो शायद डॉक्टर की बिरादरी में रहते, ये पायलट बन गए तो कितने डॉक्टर को अपने प्लेन में बिठाकर उड़ाते होंगे। उड़ाने से याद आया, कब से उड़ रहे हैं? मैम लास्ट मैम मैं 2 से 3 साल से मैं फ्लाइंग कर रहा हूँ। बीच में मैम जो आपका मैम टाइम आ गया तो कोविड वाला आपको मालूम ही है, उस कारण मैम थोड़ा सा ब्रेक लग गया था अराउंड मैम 1.5-2 साल का। फिर मैम वापस से फ्लाइंग स्टार्ट हो गई है। एंड एक मैम बहुत अल्टीमेट एक्सपीरियंस होता है। हाँ, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए ना। जब मैं आपको मैम मैं अपना एक मैम एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। हाँ, जब मैम मेरे को फर्स्ट टाइम लैंडिंग सिखाई जा रही थी। ठीक है। सो मैम लैंडिंग ऐसा होता है मैम कि हमारे जो मैम एक वो होता है मैम पायलट, हाँ, उसमें जब मैम हमको सिखाई जाती है, ट्रेनिंग होती है, तो हाँ। बहुत सारे मैम स्टेजेस होते हैं। सही। सो स्टार्टअप करते हो, आप टेक ऑफ करते हो, हाँ। आप सर्किट फ्लाइंग करते हो, हाँ, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो मैम मैं जिस स्टेज में था उसमें मैम मेरे को जो मेरे कैप्टन थे उनने मेरे को लैंडिंग को लेके 2 से 3 बार मेरे साथ में हेल्प किया, मेरे को सिखाया। वो हम ऐसे रहता है कि मैम हमको 2 से 3 बार मतलब मैम वो होता रहता, सर्किट होती रहती है, सर्किट बोलते हैं हम लोग। और इस सर्किट के बाद क्या हुआ, इसको आप जहन में रखिएगा, जी क्योंकि एक कॉलर जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। अच्छा, नहीं जरूर तो वो मैम। फोन काट देंगे। श्योर श्योर मैम, जरूर जरूर मैम। जबलपुर यानी संस्कार धानी से भानु साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और अशोक जी से मैं ये सवाल रख लेती हूँ, सवाल पूछ लेती हूँ मैं सर से ये संक्षिप्त में। जानना चाहता हूँ कि हमको पायलट बनने के लिए कौन सी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी, मानसिक और शारीरिक तौर पे इसको कितना फिट होना पड़ता है, बिल्कुल कितने सही साल है। की ट्रेनिंग होती है, इसके बारे में कुछ बताया ताकि हम लोग भी वहाँ तक पहुँच सकें। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया अशोक साहब। हाँ, मैम पहले मेरी जो बात बची तो उसको पूरा कर लूँ क्या? मैं थोड़ा सा मैम वो रिस्की थी बिल्कुल बिल्कुल। हाउ स्वीट। सो मैम मैम मेरे को मैम थोड़ा सा मैम ना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यार मैं तो सीख गया करके। ठीक है। मैम जस्ट मैम बिफोर मैम टच डाउन हाँ, मैम एक मैम गस्ट आया और मैम मेरे एयरक्राफ्ट में पूरा रोल हो गया था एक साइड। और वो मैम ऐसे मैम बाय लक था कि मैम मेरे जो कैप्टन तो समझ गए तो उनने मैम कैसे भी करके हम लोगों ने वापस से मैम एयरक्राफ्ट को इन द एयर किया मैम। वो इनिशियली बात वो- आप कर रहे हैं। मैम इनिशियल मतलब मैम मेरा अराउंड मैम 15 आवर्स की फ्लाइंग उस वक्त हो चुकी थी। हाँ, सो मैम मेरे को मैम ऐसा कॉन्फिडेंस था कि मैंने 2 बार फ्लाई करते हुए लैंड कर लिया है, हाँ। थर्ड टाइम भी कर लूंगा। हाँ, बट मैम बोलते ना कि हर टाइम मैम सिचुएशन सेम नहीं रहती है। हाँ, जो मैम 2 बार लैंडिंग में सर ने हेल्प किया, हाँ, वो समय मैम जो वहाँ की विंड्स थी वो मैम का काफ़ी वो थे, हम काम थी, हाँ। सो इजीली लैंड हो गया था। बट मैम थर्ड टाइम जब मैं करने वाला था वो समय मैम वहाँ पे जो वेदर था काफ़ी गस्टी था। गस्टी इन द सेंस मतलब मैम विंड्स मैम बहुत ज़्यादा अप डाउन होती है, मैम चेंज होती रहती है उसका फ्रीक्वेंसी, उसके कारण मैम लैंडिंग टफ हो जाती है। सो मैम एक मैम जो पायलट होता है उसकी लाइफ में जो लैंडिंग होती है बोलते हैं मैम कि उड़ना आसान है, सही बात, नीचे उतरना कठिन है। सही मैं सही। जैसे कि सफलता पर पहुंचना आसान है, सफलता पर बने रहना बहुत कठिन है। अब ये जो सवाल पूछा गया था कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस तरह से किस योग्यता की जरूरत पड़ती है, मैम एकदम सिंपल क्वालिफिकेशन में मैम वगैरह। इजीली बता रहा हूँ। हाँ, मिनिमम मैम जो क्वालिफिकेशन होता है क्लास 10th से स्टार्ट है। अगर आपने 10th कर लिया तो आप क्या कहते हैं SPL और
जो PPL होता है, 2 लाइसेंस आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर 10th। आपकी परसेंटेज 55% अबव होनी चाहिए, आपकी जो आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग है वो ओके होनी चाहिए, मिनिमम बहुत अच्छी नहीं 12th होना चाहिए। हाँ। आफ्टर 12th मैम हमारा और मैथ्स और subject फिजिक्स होना चाहिए, कौन सा? मैथ्स एंड फिजिक्स अच्छा, होना चाहिए। ठीक। एंड आप मैम हमारे मैम सबसे जो मतलब हाईएस्ट लाइसेंस होता है आपका ATPL, वहाँ तक आप जा सकते हैं इजीली। हाँ। जैसे मैम लोगों बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमको ग्रेजुएशन करना है, हाँ। उसके बाद जाना है। हाँ। सो आप इसके साथ साथ मतलब साइड फील्ड में ले सकते हैं ग्रेजुएशन को अगर आप चाहें, लेकिन आफ्टर 12th आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट आपको फिजिक्स एंड मैथ्स चाहिए। इवन अगर आपने अपना क्लास 12th फिजिक्स मैथ्स से नहीं किया है, आप बायो के वजह से मैं था, या आप कॉमर्स फील्ड के हो, तो नेशनल ओपन स्कूल के एग्जाम्स आजकल होते हैं, जिसको मैंने भी दिया था मैथ्स का। ये मैं बताना चाह रहा था कि मैं इस फील्ड में कैसे गया कि जिस मैथ्स से मैं क्लास 10 तक भागता रहा, वो मैथ्स मेरे पीछे 12th के बाद फिर आया। और जब बाकी बच्चे अपने जाके मैम जो आगे की फील्ड थी उसकी तैयारी कर रहे थे, तो मेरे को वापस से मैथ्स पढ़ने बैठना पड़ा, क्योंकि मेरे को ऐसा हो गया था कि मैंने मैम वो फील्ड ज्वाइन कर ली थी। और ऐसा था कि मेरे को उस चीज़ को पूरा करना है, हाफ में तो छोड़ना नहीं है कि आप हाफ लाइसेंस करके छोड़ दोगे। तो मेरे कैप्टन ने बोला कि यू नीड टू डू योर मैथ्स फर्स्ट। सो मैम वापस से मैथ्स पढ़ने बैठा और ओपन स्कूल से मैम मैथ्स मैंने क्लियर किया। और उसके बाद मैम मैंने DGCA के लाइसेंस मैम के लिए अप्लाई किया। ट्रेनिंग का पीरियड क्या होता है, ड्यूरेशन वो कितना होता है, और क्या? हाँ, मैम इसमें कितने दिन में अगर मैं जी कहूँ मैम। कि एक पायलट बनकर तैयार हो जाता हाँ, है, तो वो समय क्या होता होगा? मैम 2 से 2.5 साल रखते हैं मैम मिनिमम। अच्छा। बात देखा जाए तो ठीक है। जो मैम आज की कंडीशंस है उसके हिसाब से, जो मैम एक बहुत मतलब मैम स्पेशल बात है, ट्रिकी बात आप बोलेंगे। हाँ। आप में से बहुत लोग को लगता होगा कि वंस यू गेट 65 अबव परसेंटेज, तो अच्छे परसेंटेज मानते हैं हम लोग, जो डिस्टिंक्शन बोलते हैं। बट मैम हमारे में 70 मार्क्स जो होता है मैम पासिंग होता है। 70 इवन मैम अगर आपका 69.5 आया तो आप फेल हो। ओह, इवन मैम मैंने मैम हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ। आपका मेट, नैव, रेक्स, ठीक है। टेक्निकल जनरल, टेक्निकल हाँ। स्पेसिफिक एंड रेडियो टेलीफोनी। सो मैम हमको 6 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम्स देने रहते हैं। मैंने मैम खुद मैं मतलब बात को मैम मैं बहुत लोग होते हैं मैम झूठ बोल देते हैं, मैं झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। मैंने 2 से 3 बार मैम सारे अटेम्प्ट दिए हैं, उसके बाद आपने मैम बहुत पास किया हूँ मैं एग्जाम्स को। कितने आप 2-3 चीजें ना मैं आपके व्यक्तित्व में नोट कर रही हूँ। एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की आदत है, दूसरा जैसा कि आपने कहा ना, पहले मैं अपने उस सवाल का जवाब दे दूं, हाँ मैम। है ना, और फिर जितनी सच्चाई से आप जवाब दे रहे हैं सारे सवालों के, ये सबसे पहले युवा वर्ग को सीखना चाहिए। कहते हैं ना कि सच का सामना करना बहुत मुश्किल है। हमारे साथ एक और अतिथि जुड़ चुकी हैं, कुछ ऐसे ही सवाल मैं उनसे रखने वाली हूँ। हमारे साथ एकता सरीन जी हैं, जो कि करियर काउंसलर हैं, एक प्रतिष्ठित स्कूल में भी वो करियर काउंसलर हैं, और मैम का स्वागत करती हूँ। मैम स्वागत है आपका। हाँ जी नमस्कार मैम, मैं एकता बात कर रही हूँ। मैंने सोचा पहले आवाज़ सुनिश्चित कर लूँ मेरी आवाज़ पहुँची कि नहीं। एकता मैम, एक सवाल आपसे ये रखना चाह रही हूँ मैं। अभी हाल ही में एक वरिष्ठ पत्रकार, मैं कल की ही बात करी, उनके बेटे का देहांत हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, और कारण ये बताया गया था कि वो लगातार तनाव में चल रहे थे। अपने तनाव को एडजस्ट करना, अपने तनाव को बर्दाश्त करना, आज की युवा पीढ़ी में क्या इस चीज़ की वो जो कमी देखने को मिल रही है? जी मैम, मैं इस बात पे बिल्कुल गौर करना चाहूंगी और बताना चाहूंगी इस बात पे कि एक्चुअली बच्चों के अंदर स्ट्रेस बहुत बढ़ता जा रहा है, और उसका रीजन बहुत सारे होते जा रहे हैं मैम। कि एक तो बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, हर से भी प्रेशर है, पीयर प्रेशर भी रहता है, और कई बार एजुकेशनल से भी उनको प्रेशर मिल जाता है। तो उनको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। एक तो उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लास 4 क्लास 5 से आप करियर पे फोकस नहीं करिए। कई इंस्टीट्यूट में आपको बोला जाता है 4th क्लास से 5th क्लास से आप करियर की तरफ ध्यान दीजिए और इस एग्जाम को दीजिए, जबकि राइट टाइम होता है 9th और 10th का, जब बच्चा उस एज में मेंटली भी प्रिपेयर हो जाता है, अपने आप को फोकस करता है कि क्या सब्जेक्ट मेरे लिए जरूरी है। छोटे से बच्चों को प्लीज करियर पे ध्यान मत दिलवाइए, उनको खेलने दीजिए, पसीना बहाने दीजिए, मिट्टी में जाने दीजिए, एंजॉय करने दीजिए, रादर उनको करियर के बारे में बात करने के। और उसके बाद जब 9-10 में बच्चा आता है तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है उसको जज करने का, उसका एपीआई जानने का कि क्या उसका एप्टीट्यूड है, क्या उसका पर्सनालिटी है, क्या उसका इंटरेस्ट है। उसके हिसाब से हम उस पर फोकस कर सकते हैं कि बच्चे के टैलेंट कैसा है, क्या उसका ईक्यू है, क्या उसका आईक्यू है, क्या उसका एकेडमिक में इंटरेस्ट है। ये बिल्कुल जरूरी है कि हर बच्चे को डॉक्टर बनाना है। आजकल बहुत सारे फील्ड मैम ओपन हो चुके हैं जिसमें हम बच्चे को अलग अलग उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से
आप गाइड कर सकते हैं, उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। बिल्कुल मैम, इसका एक उदाहरण तो खैर हमारे साथ भी बैठे हैं कि किस तरह से पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि बच्चा किस दिशा में जाना चाहता है। आपसे एक सवाल, आप गर्ल्स स्कूल में हैं और क्या बच्चियों में ज़्यादा तनाव देखने को मिलता है कंपेरेटिव टू अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो? मैम मैं गर्ल्स स्कूल में भी हूँ, लेकिन मैं एक किताबखाना भोपाल में मेरा अपना करियर काउंसलिंग चैम्बर है जी। राइट। तो मेरे पास हर तरह के बच्चे आते हैं, राइट फ्रॉम 9th अपवर्ड्स ऑनवर्ड्स। मैं क्योंकि काउंसलर भी हूँ, तो मेरा सबसे पहला पेरेंट्स का काउंसलिंग बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम सीधा करियर पे बात कभी नहीं करते। बच्चे से एक मोटो बनाना, एक रैपो बनाना बहुत जरूरी होता है कि क्या उसके माइंड में चल रहा है। कई बार उसका वो हेल्थ इश्यूज भी होते हैं उसके साथ में मैम, कि हम उसके करियर को लेकर हम उससे बात भी नहीं कर सकते। सो लेट द चाइल्ड एंजॉय दैट पर्टिकुलर मोमेंट। जब बच्चा उस कंडीशन में है तब हम उससे बात करें, सीधा उससे हम करियर की अगर आप उससे करियर की बात करते हो तो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। बिल्कुल, एकता सरीन मैम हमारे साथ जुड़ी थी, जानी मानी करियर काउंसलर हैं। 2 सवाल इनसे बातचीत के दौरान बन गए। जी मैम। एक, मेडिकली फिट होना कितना ज़रूरी है, किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, ख़ास तौर से अगर मैं मेंटल लेवल की बात करना चाहूँ तो? मैम हमारे मैम जो फील्ड है इसमें मैम मेडिकल की बात करेंगे मैम, तो मैम आपको मतलब मैम स्पेशल सुपर ह्यूमन होने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आप अगर फिट है मैम, इसके मैम डीजी से मैम हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन कराता है मैम, और वो मैम एग्जामिनेशन के लिए जब आप एक फ्लाइंग क्लब को ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पे हम पूरे नॉलेज जो रहता है मैम बेसिक दे देंगे। मैं वैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मैम जो भी मेरे को देख रहे होंगे और ऐसा वो कर रहे होंगे प्लान कि हमको इस फील्ड में जाना चाहिए, तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगा कि आप सबसे पहले अपना मेडिकल टेस्ट करा लीजिए। जो डीजीसीए की वेबसाइट है वहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी इसकी। 2 क्लास में मेडिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्लास 1 एंड क्लास 2 से मैम आपका जो 2nd क्लास का टेस्ट है वो पहले करा लीजिए। डीजीसीए के सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं इंडिया के हर जोन में। क्योंकि मैम अगर आपने इसकी जो तैयारी है वो पहले से स्टार्ट कर दी और बाद में आपको पता चला कि मेडिकली अनफिट है, सो मैम आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। और मैम पूरे लाइफ एक ऐसा रहता है कि यार मैं उस फील्ड में गया और मेडिकली फिट नहीं था। क्योंकि मैम मेरा खुद का एक फ्रेंड था कि मैम उसके मैम पेपर्स सारे क्लियर हो गए, बट मैम जब वो मेडिकल के लिए गया तब मैम पता चला कुछ चीज़ों में फिट नहीं है जो तो मैम सेकंड बात मैम ये है कि जैसा मेरे को तो अगर मतलब सपना बड़ा देख रहे हैं तो फिर तैयारी उस हिसाब से होनी हाँ, चाहिए। होनी आपकी। चाहिए। शुरुआत से ही ध्यान रखिए अपने शरीर का। पहले ही बोलती हूँ मैं, सेहत ही नेमत है। एक सवाल और उठ रहा है कि बोलते हैं ना कि पायलट की नज़र ना बाज की नज़र होती है। हाँ, तो आपने चश्मा लगाया हुआ है। हाँ मैं वही बताने वाला था, हम जस्ट हम देखा, उसी पे मुझे आ रहा पता था मैम। हमारी फील्ड में मैम 1950s के पहले तक मैम ये मैम जो था मैम हमारे इंडिया में इजी नहीं था। अभी मैम लेकिन रूल्स बहुत सारे चेंज हो गए। इवन मैम अगर आपको एस्पेक्ट्स लगे हुए हैं आप मैम ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली मैम ये होना चाहिए कि आपकी जो बोथ आईज है वो 6/6 रहे। ठीक है। एंड बाकी मैम देखेंगे कि अगर आपको एस्पेक्ट्स नहीं लगे हुए तब तो मैम बहुत ही अच्छा है। मेरे को लग गए हैं तो मैम वो तो ऐसा था कि मैम आप जब मैं स्कूल लाइफ में थे। अब तो मैं पायलट भी तो बन गया हूँ। हाँ बन भी गया। चलिए कुछ शेर के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, एक शेर तो मैं आप दोनों के लिए कहना चाहूँगा आपकी खूबसूरती और आपकी शख्सियत के लिए, कि हंसी सूरत को ज़्यादा सजाया नहीं जाता। हंसी सूरत को ज़्यादा सजाया नहीं जाता, ये वो हुनर है जो सिखाया नहीं जाता। जहाँ खिलते हैं अपने आप महकते हैं, कभी फूलों को इत्र लगाया नहीं जाता। क्या बात है, क्या बात है। और 2-3 शेर मैं और करना चाहूँगा, वक्त हो रहा है। हाँ। कौमी एक जहदी के मैं ज़्यादा लिखता हूँ, ज़िंदगी पर मैं ज़्यादा लिखता हूँ। मेरा मानना है कि साहित्यकार, पत्रकार, शिक्षक, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, इन लोगों को सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए, कम से कम। आजकल ये माहौल चल रहा है। बहरहाल मैंने कहा है कि मुझे नहीं खबर मैं हिंदुओं या मुसलमानों के बीच रहता हूँ, मुझे कोई पता नहीं। मुझे नहीं खबर मैं हिंदुओं या मुसलमानों के बीच रहता हूँ। अरे मैं तो एक इंसान हूँ, करोड़ों इंसानों के बीच रहता हूँ। और जिंदगी पर मैंने कहा एक शेर और सुन ले जी, वो कि हर जुर्म की सजा सरचार्ज नहीं होती। क्या बात है। हर IMMA विथ इकोनॉमिक्स। बहुत बढ़िया। हर जुर्म की सजा, आजकल अंग्रेजी का भी मिक्सर आ गया है शायद। हर जुर्म की सजा सरचार्ज नहीं होती,
यादों की बैटरी कभी डिस्चार्ज नहीं होती, जिंदगी मिली है तो कीमत जानो, ये वो सिम है जो रिचार्ज नहीं होती। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और जाने से पहले बिल्कुल संक्षिप्त में अगर एक लाइन में कोई मैसेज मांग लूं आपसे तो? कि आपने जो भी सपना देखा है वो इजीली पूरा हो सकता है, बस आपको उसको लेके लगातार ट्राई करते रहना चाहिए। आप लगातार उसको लेके प्रयास करते रहिए। मैंने भी एक सपना देखा था जो 10th के बाद पूरा नहीं होता दिख रहा था, 12th के बाद पूरा हो गया और अभी भी हो रहा है। बिल्कुल, मतलब सपने पूरे होते हैं, सपने पूरे होते हैं, खुली आंखों से देखना। तो इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद करूंगी। देवव्रत पांडे जी हमारे साथ ट्रेनी पायलट, हमारे साथ जाने माने शायर आमिन अली साहब जुड़े हुए थे। तो मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा, कूच से क्यों डरूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इसी खूबसूरत पंक्तियों के साथ समापन करूंगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नए साल का स्वागत जोरदार कीजिएगा और चाय पीने निकल जाइए क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। मुझे यहीं दीजिए इजाजत, नमस्कार।